ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 4, टाइटल है इसका एग्रीकल्चर। ठीक है, आज हम एग्रीकल्चर वाला चैप्टर पढ़ेंगे। तो इसमें शुरुआत में एक स्टोरी दे रखी है जिसमें एक लड़के का नाम है गुरप्रीत, एक लड़की है माधो और दूसरी लड़की है टीना। ये वॉकिंग कर रहे हैं अपने गांव में। ठीक है, जहाँ से उन्होंने एक फार्मर को देखा जो कि अपनी लैंड की टिलिंग कर रहा है। ढीला करते ना लैंड को हल से खेत, तो उसको बोलते हैं टिलिंग। तो जो फार्मर था वो टिलिंग कर रहा था लैंड की। तो फार्मर जो है वो उनसे कहता है कि ही वॉज ग्रोइंग वीट, कि वो क्या उगा रहा है बेटा, वीट उगा रहा है। ठीक है, और वीट उगाने के लिए वो उसके अंदर मैन्यूअर को जस्ट ऐड कर रहा है सॉइल के अंदर, जिससे कि जो मिट्टी है वो क्या हो जाए, फर्टाइल हो जाए। और वो बच्चों से कहता है कि जो वीट है वो वीट वुड फैच ए गुड प्राइस, क्योंकि वीट मैं इसलिए उगा रहा हूँ क्योंकि वीट का जो प्राइस है मंडी में बहुत अच्छा मिलता है। ठीक है ना, और जहाँ से फैक्ट्रीज़ वगैरह इसको ले जाती हैं और वहाँ पे फैक्ट्रीज़ का आटा बनाती हैं और आटे से बिस्किट और ब्रेड वगैरह बनाती हैं। ठीक है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन है किस तरीके से प्लांट का फिनिश्ड प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है ना, जिसमें आपके 3 प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं। पहली प्राइमरी, जिसमें आप खेती कर रहे हो। सेकेंडरी, जब वो इंडस्ट्रीज़ में जाके बिस्किट बन रहा है। और टर्शरी, जब आपके पास तक वो आ रहा है खाने के लिए। ठीक है, तो प्राइमरी एक्टिविटी आपकी कनेक्टेड रहती है बेटा, किस किस चीज़ों से कनेक्टेड रहती है। आपका प्राइमरी एक्टिविटी कनेक्टेड रहती है, आप एक्सट्रैक्शन कर रहे हो और नेचुरल रिसोर्सेज का प्रोडक्शन कर रहे हो, या फिर नेचुरल रिसोर्सेज से किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हो, खेती कर रहे हो। एग्रीकल्चर आपका सबसे प्राइमरी रिसोर्स है जो कि प्राइमरी एक्टिविटी में आता है। उसके बाद आपकी फ़िशिंग भी प्राइमरी एक्टिविटी में आती है। गैदरिंग भी आपका प्राइमरी एक्टिविटी में आता है। ये आपके गुड एग्जांपल है प्राइमरी एक्टिविटी के। क्या क्या है एग्जांपल है, फ़िशिंग है, गैदरिंग है और एग्रीकल्चर है। सेकेंडरी एक्टिविटी बेटा आपका ज़्यादातर प्रोसेसिंग से कंसर्न करती है। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है, फैक्ट्रीज होती हैं, है ना। रिसोर्सेज को आप प्रोसेसिंग करते हो, जैसे कि आप अगर स्टील बना रहे हो या फिर आप ब्रेड बना रहे हो या आप कपड़े को वीव कर रहे हो, ये सारी एक्टिविटी आपकी सेकेंडरी एक्टिविटी के अंदर आती है। ठीक है, थर्ड एक्टिविटी क्या है बेटा आपकी, टर्शरी एक्टिविटी है। टर्शरी एक्टिविटी क्या करती है, सपोर्ट प्रोवाइड कराती है किसको बेटा, प्राइमरी यानी एग्रीकल्चर, फिशिंग, गैदरिंग वाले एरिया को। और सेकेंडरी आपका क्या है, आपके सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग को। कैसे करती है बेटा, जैसे अगर आपको सेकेंडरी एक्टिविटी के लिए आपके कहीं पे कोई फैक्ट्री लगी हुई है, फैक्ट्री तक सामान कौन पहुंचाएगा, ट्रक पहुंचाएगा। और ट्रक में जो व्यक्ति ट्रक चला रहा है वो क्या कर रहा है, सर्विस कर रहा है, और वो किस में आता है, टर्शरी में आता है। तो इस वजह से आपकी जो टर्शरी एक्टिविटी है आपकी किस में, सेकेंडरी में हेल्प कर रही है। अगर कोई खेत के अंदर किसान खेती कर रहा है और खेती के लिए उसको फर्टिलाइज़र चाहिए, तो कोई ट्रैक्टर में आकर के उसे फर्टिलाइज़र देके जा रहा है, तो जो व्यक्ति ट्रैक्टर को चला रहा है वो क्या कर रहा है, सर्विस कर रहा है, तो टर्शरी एक्टिविटी में आ रहा है। तो टर्शरी एक्टिविटी वाला आपका सेकेंडरी एक्टिविटी को भी हेल्प करता है और आपकी प्राइमरी एक्टिविटी वाले को भी हेल्प करता है। आपके टर्शरी एक्टिविटी में आते कौन कौन से हैं, आपका ट्रांसपोर्ट आता है बेटा, ट्रेड आता है, बैंकिंग आता है, इंश्योरेंस आता है और एडवर्टाइजिंग आपकी टर्शरी एक्टिविटी में आती है। ठीक है, एग्रीकल्चर मैंने आपको बताया बेटा कौन सी एक्टिविटी है, प्राइमरी एक्टिविटी है। इसमें आप खेती करते हो, क्रॉप्स उगाते हो, फ्रूट्स उगाते हो, वेजिटेबल्स उगाते हो, फ्लावर्स उगाते हो। और आप एग्रीकल्चर के अंदर ही बेटा जो आप पशुपालन होता है वो एग्रीकल्चर के अंदर ही आता है, अलग से नहीं होता। एग्रीकल्चर में पशुपालन क्या होता है, इंक्लूड होता है। ठीक है, 50% जो पर्सन है आज के टाइम पे हमारी इंडिया में एग्रीकल्चर एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं। 2/3 जो है इंडिया की पॉपुलेशन अभी भी एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड करती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 15% पॉपुलेशन आपकी एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, और 50% पर्सन आपकी एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, एक ही बात है। और 2/3 पॉपुलेशन अभी भी आपकी किस पर डिपेंड करती है, एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड करती है। फेवरेबल टोपोग्राफी होनी चाहिए अगर आपको खेती करनी है, तो आपकी मिट्टी की क्वालिटी आपकी देखी जाएगी, क्लाइमेट देखा जाएगा। ऐसा तो नहीं कि वहाँ बारिश ही नहीं होती, या फिर कोई ऐसी जगह तो नहीं वहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है। तो अच्छे तरीके से आप क्लाइमेट को देखोगे तभी आप वहाँ पे एग्रीकल्चर कर सकते हो। तो वो लैंड जहाँ पे आप क्रॉप उगाते हो उस लैंड को बेटा एरेबल लैंड कहते हैं। वो लैंड जहाँ पर आप क्रॉप उगाओगे, जिस लैंड पर अगर आप जिस लैंड पर आप खेती करते हो, क्रॉप ग्रोइंग करते हो, उसी लैंड को एरेबल लैंड कहते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी आपकी कंसंट्रेटेड है वर्ल्ड के बहुत सारे रीजन में, लेकिन उसके लिए सूटेबल फैक्टर्स होने चाहिए। ये आपका मैप बना हुआ है जहाँ पे यहाँ पे एग्रीकल्चर एक्टिविटी कंसर्न है वो आपको दिखा रखा है। नॉर्थ अटलांटिक में दिख रहा है आपको, उसके नीचे साउथ अमेरिका के दिख रहा है ना। इंडिया में देखो सबसे ज़्यादा आपका इंडिया का ऑलमोस्ट जो पार्ट है एग्रीकल्चर से कवर्ड है। ठीक है, इधर यूरोप में बहुत सारा एरिया एग्रीकल्चर से कवर्ड है। इधर देखोगे तो ईस्ट साइड चाइना के ईस्ट वाले पार्ट में एग्रीकल्चर है। आपको अफ्रीका में कहीं कहीं जगह पे थोड़ा थोड़ा रेयर दिख रहा है। और आपका ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट वाले साइड में, ईस्ट ऑस्ट्रेलिया में एग्रीकल्चर बहुत होता है। अब एग्रीकल्चर में देखो बेटा, एग्रीकल्चर की फुल फॉर्म क्या दी है, वो साइंस या वो आर्ट जिसमें आप सॉइल के अंदर, सॉइल के ऊपर कल्टीवेशन करते हो, क्रॉप को उगाते हो और साथ ही साथ आप जानवरों को भी पालते हो, तो वो आपका फार्मिंग होता है। द साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑन द सॉइल, रेजिंग क्रॉप्स एंड रियरिंग लाइव स्टॉक। ये आप याद रखना बेटा एग्रीकल्चर के पर्पज़ के लिए कि द साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टीवेशन यानी कि साइंस या
आर्ट कल्टीवेशन की, जिससे आप सॉइल पे क्रॉप्स को उगाते हो और साथ के साथ रियरिंग लाइफ स्टॉक करते हो, तो वो आपका फार्मिंग कहलाता है। सेरिकल्चर, अगर आप बेटा सिल्क वॉर्म के कीड़े को पालते हो और उससे आप इनकम कमाते हो एज ए फार्मर, तो वो भी आपका एग्रीकल्चर में आएगा, उसको लेकिन सेरिकल्चर बोलेंगे। फिशिकल्चर में बेटा आप फिश की ब्रीडिंग करोगे, एक टैंक या पॉइंट बनाओगे जिसमें आप फिश को रखोगे और उसका व्यापार करोगे। विटीकल्चर में बेटा आप ग्रेप्स का कल्टीवेशन करते हो और हॉर्टिकल्चर में आपके वेजिटेबल, फ्लावर, फ्रूट्स तीनों ही चीज़ें आती हैं। अगर आप फ्लावर उगा रहे हो तो भी हॉर्टिकल्चर है, फ्रूट्स उगा रहे हो तो भी हॉर्टिकल्चर है, वेजिटेबल्स उगा रहे हो तो भी आपका क्या है, हॉर्टिकल्चर है। तो एग्री, सैरी, फिशी, विटी, हॉर्टी सबके पीछे क्या लगा है, प्लस कल्चर लगा हुआ है। फार्म सिस्टम देखो बेटा, एग्रीकल्चर और फार्मिंग को आप देखोगे तो एक प्रकार का सिस्टम होता है, क्योंकि पूरी प्रोसेस होती है। या पहले आप खेत को ठीक कर रहे हो, उसको नरम कर रहे हो, उसकी टिलिंग कर रहे हो, फिर बीज डाल रहे हो, फिर पानी डाल रहे हो, फिर खाद डाल रहे हो, फिर उसकी कटाई करो, तो पूरा एक सिस्टम है। ऐसा आप नहीं कर सकते कि पहले आपकी क्रॉप हो जाए और कटाई आप पहले कर दो, ऐसा तो नहीं। सब चीज़ एकदम सीक्वेंस में चलती है। तो इसी चीज़ को क्या कहते हैं बेटा, सिस्टम कहते हैं। जब आप हर चीज़ को एकदम सिस्टमेटिकली करते हो, सिस्टम में करते हो, ठीक है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट इनपुट्स बेटा क्या होता है आपके एग्रीकल्चर के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट आपका बीज होता है, आपका फर्टिलाइज़र होता है जिसे खाद कहते हैं, आपकी मशीन्स होती है जिनकी मदद से आप एग्रीकल्चर कर पाते हो, है ना। तो देखो, इनपुट मतलब जो आपने पहले डाला है, आउटपुट मतलब जो खेती के बाद आपको मिला है। तो इनपुट में आपका ट्रैक्टर, क्योंकि ट्रैक्टर आपका क्या करेगा, आपके खेत को नरम करेगा, आपके खेत की टिलिंग करेगा। बीज आप खेत के अंदर डालोगे, केमिकल्स डालोगे और प्लाउन से आप क्या करोगे, उसको हल की मदद लोगे और फिर आपको आउटपुट में क्या मिलता है, क्रॉप। यानी आपने जो डाला वो इनपुट और जो मिला वो आउटपुट, ठीक है। ह्यूमन इनपुट होता है, देखो बेटा, ह्यूमन लेबर के रूप में काम करता है। मशीन को चलाने वाला व्यक्ति भी ह्यूमन होता है, केमिकल्स को डालने वाला व्यक्ति भी ह्यूमन होता है, स्टोर करके रखने वाला व्यक्ति भी ह्यूमन होता है। तो ये आपके ह्यूमन्स के इनपुट है। क्लाइमेट के इनपुट क्या क्या होंगे बेटा, फिजिकल इनपुट क्या होंगे, आपकी बारिश फिजिकल इनपुट होगी, ठीक है ना। बारिश क्या होगी, फिजिकल इनपुट होगी आपकी। आपका सनसाइन फिजिकल इनपुट है, रेनफॉल है आपका, सॉइल स्लोप आपका, टेम्परेचर आपकी फिजिकल इनपुट है, ठीक है। ये आपको दिख रहे हैं जो। तो कुछ ऑपरेशन आपके जैसे मैंने अब बताया, प्लाइंग, सोइंग, इरिगेशन, वीडिंग, हार्वेस्टिंग, ये सब आपके ऑपरेशन है जो आप करते हो। आउटपुट में आपको क्रॉप मिलती है या वूल मिलती है, डेयरी होता है तो आपको दूध मिलता है, पोल्ट्री अगर आपने जानवर पानी है तो आपको पोल्ट्री यानी मांस मिलता है, ठीक है ना। तो फार्मिंग के टाइप कौन कौन से होते हैं, फार्मिंग को आप प्रैक्टिस करते हो पूरे वर्ल्ड में अलग अलग तरीके से। ये डिपेंड करता है बेटा कि आपकी जोग्राफिकल कंडीशन कैसी है, आप कैसे एरिया के अंदर रहते हो। अगर आप ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो आप उसके अकॉर्डिंग फार्मिंग करोगे। अगर आप ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ बहुत ज़्यादा धूप निकलती है तो उसके अकॉर्डिंग आप खेती करोगे। आप मीडियम साइज़ वाले एरिया में रहते हो तो आप उसके अकॉर्डिंग आप खेती करोगे। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड में फार्मिंग करने का सबसे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो फार्मिंग को डिसाइड करता है वो है बेटा कि आप किस तरीके के एनवायरनमेंट में, किस तरीके की जोग्राफिकल कंडीशन में रह रहे हो। दूसरी बात क्या है कि आपकी डिमांड क्या है, वहाँ पर लोग खाते क्या हैं। अगर आप सोचो आप यहाँ पे गेहूँ खाते हो लेकिन सब लोग बाजरा उगाएं तो क्या होगा, कोई बाजरा खरीदेगा नहीं खरीदेगा, उसका बाजरा वेस्ट हो जाएगा और फिर वो फेल हो जाएगा। तो हमें ये भी देखना पड़ता है खेती करने से पहले कि व्यक्ति की डिमांड क्या है, लोग खाते क्या है, उसके हिसाब से खेती होती है। दूसरी बात मैं देखना पड़ता है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी कैसी है ना। इसी आधार पर हमने फार्मिंग को दो टाइप में डिवाइड करा है। पहली तो है बेटा सब्सटेंसिव, ठीक है ना, और दूसरी क्या है आपकी कमर्शियल फार्मिंग। जो आपकी सब्सटेंसिव फार्मिंग है, ये इस प्रकार की फार्मिंग जो होती है प्रैक्टिस की जाती है क्या, फार्मर्स की फैमिली की नीड पूरी हो जाए। यानी ऐसी खेती में बेटा केवल तुम अपना ही पेट भर सकते हो, बाजार में जाके बेच के आप अपना व्यापार नहीं कर सकते। यानी कि किसी छोटे से आपका लैंड है, आप छोटा सा लैंड है और वहाँ पे आपने छोटी मोटी टेक्नोलॉजी, लो लेवल की टेक्नोलॉजी का यूज़ करा है और लेबर आपने लगाई नहीं, घर के लोगों ने काम किया है वहाँ पे जा करके और थोड़ा बहुत आपका इनपुट निकल गया है जिससे कि आपका पेट भर जाए, आपकी फैमिली का पेट भर जाए, कोई व्यापार वगैरह कुछ नहीं हो पाएगा। ऐसी फार्मिंग को सब्सटेंसिव फार्मिंग कहते हैं। सब्सटेंसिव फार्मिंग को भी आपने दो पार्ट में डिवाइड करा है बेटा, एक है सब्सटेंसिव और एक है प्रिमिटिव सब्सटेंसिव, ठीक है। तो सॉरी, इंटेंसिव सब्सटेंसिव और प्रिमिटिव सब्सटेंसिव। तो जो पहली वाली आपकी इंटेंसिव सब्सटेंसेस है उसका मतलब क्या है, फार्मर एक छोटे से प्लॉट पे कल्टीवेशन करेगा, सिंपल टूल्स को यूज़ करेगा, थोड़ी बहुत लेबर यूज़ करेगा, क्लाइमेट के हिसाब से डेज डिसाइड हो जाएंगे, सनशाइन के हिसाब से मिट्टी की फर्टिलिटी डिपेंड करेगी और एक से ज़्यादा क्रॉप उगाएगा एक ही प्लॉट के अंदर। जैसे राइस उसकी मेन क्रॉप है तो वो वीट, मेज, पल्स, ऑयल सीड भी उगा सकता है, जिसे इंटेंसिव सब्सटेंसिव क्रॉपिंग कहते हैं बेटा। ये ऐसी जगह पे की जाती है जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होती है और मानसून भी अच्छा खासा होता है। कहाँ पे की जाती है बेटा, ये की जाती है साउथ में और साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया के अंदर की जाती है। अब आपकी दूसरी क्या है बेटा, ये थोड़े से बड़े लेवल पे होती है, प्रिमिटिव थोड़े से छोटे लेवल पे होती है, ठीक है। प्रिमिटिव में दो पार्ट्स हैं बेटा। प्रिमिटिव, अब देखो सबसे पहले आपने पढ़ा सब्सटेंसिव फार्मिंग, उसमें भी आपने पढ़े दो, इंटेंसिव और प्रिमिटिव। इंटेंसिव जिसमें छोटे से प्लॉट पे खेती की जाती है, लो लेवल टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, लेबर वगैरह को यूज़ करके। उसमें अब दूसरा पार्ट था प्रिमिटिव। प्रिमिटिव के भी दो
पार्ट है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन और एक नोमैडिक, ये प्रिमिटिव के पार्ट है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन बेटा काफ़ी बड़े बड़े जो फॉरेस्ट है जैसे अमेजन बेसन के हैं, ट्रॉपिकल अफ्रीका का है, ये सारे साउथ ईस्ट एशिया वाले, नॉर्थ ईस्ट इंडिया वाले सारे जो फॉरेस्ट एरिया है आपका, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है ना, बहुत जल्दी आपके वेजिटेशन उग करके आ जाता है, तो उस प्लॉट को सबसे पहले आप उस पर जो जंगल है उसको काट देते हो। उनको काटने के बाद जो भी छोटा मोटा बच जाता है उसको जला देते हो, जला करके जो ऐश या राख निकलती है उसको मिट्टी में ही मिला देते हो, और फिर उसी मिट्टी के अंदर आप मेज़, याम, पटेटो, कसावा ये सब को उगाते हो और सॉइल की फर्टिलिटी को फिर कुछ समय के लिए छोड़ देते हो लैंड को, जिससे कि सॉइल की फर्टिलिटी दोबारा से रिकवर कर जाए, और फिर ऐसा ही काम आप किसी दूसरी लैंड पर जाकर के करना शुरू कर देते हो। तो इसी वजह से, क्योंकि आप इसमें जंगल को पहले काट रहे हो, फिर उसे जला रहे हो, फिर उसी राख को मिला रहे हो, इसी वजह से इसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं और शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं, क्योंकि कभी एक जगह पे, कभी दूसरी जगह पे, कभी तीसरी जगह पे, इस तरीके से आप इस खेती को करते हो। नोमैडिक हर्टिंग बेटा ऐसी जगह पे की जाती है जहाँ पे आपकी जो लैंड है वो इतनी ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती, जैसे आपका कोई डेजर्ट का रीजन है, सेंट्रल एशिया में, सहारा में, इंडिया में जैसे राजस्थान का डेजर्ट है, जम्मू कश्मीर का पार्ट जहाँ पे खेत बहुत ज़्यादा डेजर्टिंग या फिर कोल्ड डेजर्ट वाला एरिया है। इस वाली फार्मिंग में बेटा जो जानवर होते हैं ना उनको एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाया जाता है, एनिमल्स को पानी के लिए। ऐसा होता है कभी एक जगह पे पानी है तो वहाँ पे ख़त्म हो गया तो दूसरी जगह पे आप ले जा रहे हो, तो इनको जानवरों को आप ले जाते हो फॉडर और वाटर की अलग अलग रूट्स पे। तो इस प्रकार के जो मूवमेंट है ना ये रिस्पॉन्स करते हैं क्लाइमेट कंडीशन के बेसिस पर, टेरिन के बेसिस पे, क्योंकि जानवर भी तो बेटा ऐसे नहीं है कि बहुत ज़्यादा पानी में रह लें, बहुत ज़्यादा बर्फ़ में रह लें, ऐसा तो है नहीं है। तो जैसे जब कहीं पे बारिश बर्फ़ पिघल जाती है तो वहाँ पर रह लेते हैं, बर्फ़ हो जाती है तो वहाँ से कहीं और चले जाते हैं। तो आपके शीप है, कैमल है, याक है, गोट है, कॉमनली रियर्ड एनिमल्स हैं और इनसे हमें मिल्क मिलता है बेटा, मीट भी मिलती है, वूल भी मिलती है, हैड, हम इन सब प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं अपनी फैमिली में। तो ये भी बेटा आपकी फार्मिंग में ही आएगा, और लेकिन ये प्रिमिटिव फार्मिंग के आएगा और प्रिमिटिव फार्मिंग के नोमैडिक फार्मिंग में आएगा। ठीक है बेटा, जो आपकी शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है उसे अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जानते हैं, अलग अलग बार। जूमिंग उसको बेटा नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बोलते हैं, मिल्पा उसको मैक्सिको में बोलते हैं, ब्राज़ील में उसको राको बोलते हैं, मलेशिया में उसको लडांग बोलते हैं। तो मैक्सिको में मिल्पा, ब्राज़ील में रोका और आपकी मलेशिया में लडांग बोला जाता है। ठीक है। कमर्शियल फार्मिंग बेटा क्रॉप आप जो ग्रो करते हो या एनिमल्स जिनको आप रियर करते हो तो उनको मार्केट में जा करके बेच देते हो, क्योंकि आपका जो क्रॉप ग्रोन करने का उद्देश्य होता है बेटा वो यही होता है कि आप उसको बेच करके ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएं। ठीक है, ये कमर्शियल फार्मिंग का उद्देश्य होता है। अगर आपको ज़्यादा पैसा कमाना है तो बेटा आपको बड़ी बड़ी मशीन्स लगानी पड़ेंगी, और आप बड़ी बड़ी मशीन्स को लगाओगे है ना तो आपका फार्मिंग ज़्यादा होगा। आप इसमें मिक्स्ड फार्मिंग भी करते हो, प्लांटेशन एग्रीकल्चर सब करते हो, क्योंकि आपका ऐसा मकसद क्या होता है, प्रॉफिट कमाना, पैसे कमाना। कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग है, जो क्रॉप उगाते हो आप, जैसे वीट उगाते हो, मेज़ उगाते हो, तो ज़्यादातर यही उगाया जाता है ग्रेन्स में, है ना। कमर्शियल ग्रेन जो होते हैं ज़्यादातर टेम्परेट ग्रासलैंड में, नॉर्थ अमेरिका के टेम्परेट ग्रासलैंड के अंदर बहुत ज़्यादा किया जाता है। नॉर्थ अमेरिका टेम्परेट रीजन के अंदर ही आता है बेटा। यूरोप और एशिया के भी टेम्परेट ग्रासलैंड में किया जाता है, और ये ऐसी जगह पे की जाती है बेटा जो बहुत कम पॉपुलेटेड है और जहाँ लेकिन उनके पास ज़मीन बहुत ज़्यादा है, 100 ऑफ हेक्टर्स की ज़मीन है लेकिन पॉपुलेटेड कम है। सब्सटेंसिव फार्मिंग ऐसी जगह की जाती है जहाँ पे पॉपुलेशन तो बहुत ज़्यादा है लेकिन जो लैंड का एरिया है वो क्या है, लोगों के पास में कम है। ठीक है। मिक्स्ड फार्मिंग बेटा क्या होती है, मिक्स्ड फार्मिंग का मतलब होता है आप खेती भी कर रहे हो लेकिन साथ ही साथ आप क्या कर रहे हो, जानवरों को भी पाल रहे हो, उसको मिक्स्ड फार्मिंग कहते हैं। यानी फूड और फॉडर क्रॉप्स, यानी कि आप ऐसी क्रॉप भी उगा रहे हो जो कि इंसान खाते हैं और आप ऐसी क्रॉप भी उगा रहे हो जो कि आपके जानवर खाते हैं। फूड मतलब हम लोगों के लिए, फॉडर मतलब उनके जो रियरिंग एनिमल्स, रियरिंग लाइव स्टॉक्स है उनके लिए। तो ऐसी फार्मिंग को क्या कहते हैं बेटा, मिक्स्ड फार्मिंग कहते हैं, जो कि आपके यूरोप में, ईस्ट यूएसए में, अर्जेंटीना में, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, साउथ अफ्रीका में, इन सब जगहों पर उगाई जाती है। ठीक है ना। प्लांटेशन देखो बेटा, प्लांटेशन क्या है, आपकी कमर्शियल फार्मिंग है जिसके अंदर आप एक सिंगल क्रॉप को, जैसे कि आपकी टी है, आपकी कॉफ़ी है ना, आपकी शुगर केन है, आपका कैश्यू है, आप इन सबको, या रबड़ है, बनाना है, कॉटन है, एक ही प्रकार की क्रॉप को आप बड़े से लैंड पे उगा देते हो तो उसको ही बोलते हैं बेटा प्लांटेशन। ये कमर्शियल फार्मिंग का ही पार्ट होता है। इसमें आप बहुत ज़्यादा लेबर लगाते हो, बहुत ज़्यादा पैसा आप इसमें लगाते हो, है ना, कैपिटल लगाते हो। कैपिटल मतलब ऐसा पैसा लगाना जो कि आपको प्रॉफिट दे। ठीक है। फैक्ट्रीज, आप कभी कभी ऐसा होता है कि इसको सामान को फैक्ट्रीज तक ले जाना पड़ता है प्रोसेस करने के लिए, तो ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क की भी व्यवस्था करनी पड़ती है। ज़्यादातर जो प्लांटेशन है बेटा वो ट्रॉपिकल रीजन के अंदर है, जैसे कि आपके मलेशिया में क्या होता है बेटा, सबसे ज़्यादा रबड़ मलेशिया में होती है।
कॉफ़ी आपकी सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में होती है, टी आपकी सबसे ज़्यादा इंडिया में और श्रीलंका के अंदर होती है। तो ये एग्जांपल हैं आपके प्लांटेशन के। मेजर क्रॉप्स में देखोगे बेटा तो आपकी बहुत सारी वैरायटी की क्रॉप हैं जो ग्रोन होती हैं, जो कि आपकी ग्रोइंग पॉपुलेशन की रिक्वायरमेंट को पूरा करती हैं। तो जो क्रॉप है जो कि आपको रॉ मटेरियल सप्लाई करती है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में, जैसे कि आपकी बहुत सारी फूड क्रॉप्स हैं, जैसे वीट है, राइस है, मेज़ है, मिलेट्स हैं, जूट है, कॉटन है, ये सारी जैसे बेटा आपकी जो फूड क्रॉप्स हैं उनमें आपकी कौन सी क्रॉप आएंगी, फूड क्रॉप्स में आपकी वीट, राइस, मेज़ और मिलेट्स आएगी। और जो जूट है आपकी उसमें, जूट और कॉटन जो है बेटा ये आपकी फाइबर क्रॉप्स में आएंगी, ठीक है। और जो आपकी पीने वाली क्रॉप होती है वो आपकी बेवरेज क्रॉप्स होती है, जिनमें आपकी टी और कॉफ़ी आता है। फाइबर में जूट, कॉटन, बेवरेज में टी, कॉफ़ी और आपके फूड में वीट, राइस, मेज़, मिलेट्स आती हैं, ठीक है। अगर आप राइस की बात करोगे तो आपको पता है बेटा राइस आपकी इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप है, पूरे वर्ल्ड के अंदर है। ये एक स्टेपल डाइट है, यानी लोग इसे खाने में अक्सर बहुत यूज करते हैं ट्रॉपिकल में और सब ट्रॉपिकल एरिया के अंदर। ट्रॉपिकल एरिया मतलब बेटा 0 डिग्री इक्वेटर में, ऊपर 23 डिग्री 1/2 नॉर्थ से लेकर के नीचे 23 डिग्री 1/2 साउथ के बीच में आने वाला जो पूरा जोन है, ये आपका जोन क्या होता है, ट्रॉपिकल जोन होता है। राइस की जो जरूरत होती है, हाई टेम्परेचर चाहिए होता है बेटा राइस को उगाने के लिए, हाई ह्यूमिडिटी चाहिए होती है, हाई रेनफॉल चाहिए होता है, एलुवियल सॉइल चाहिए, क्लेई सॉइल चाहिए, पानी भी इसको खूब सारा चाहिए, रिटेन करके रखता है पानी। चाइना इसका सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है, चाइना के बाद इंडिया करता है, इंडिया के बाद जापान, श्रीलंका, इजिप्ट करते हैं। फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशन इसके लिए वेस्ट बंगाल के अंदर भी है, बांग्लादेश के अंदर भी है, जो कि 2 या 3 क्रॉप्स एक साल में चावल की उगा लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छा क्लाइमेट है चावल को उगाने के लिए, बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल में। वीट आपकी बेटा मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, रेनफॉल भी मॉडरेट चाहिए। ग्रोइंग सीजन के इस दौरान इसमें जब ये ग्रो कर रही हो तो इसे ब्राइट सनसाइन चाहिए हार्वेस्ट के दौरान, यानी कि इसको मॉडरेट टेम्परेचर और रेनफॉल तो चाहिए। जब आप इसे उगा रहे हो, काट रहे हो, तो खूब अच्छी खासी धूप होनी चाहिए काटते समय, ठीक है। तो आपकी जो लोमी सॉइल के अंदर उगाई जाती है ये वीट सबसे ज़्यादा USA में होता है, फिर कनाडा, अर्जेंटीना आपका, ठीक है ना, रशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद इंडिया आपका बहुत ज़्यादा वीट उगाता है। इंडिया में वीट को विंटर सीजन में उगाया जाता है। मिलेट बेटा कोर्स ग्रेन है आपका, ठीक है ना, और ये जो है लेस फर्टाइल एरिया में, जो कि आपकी सैंडी सॉइल है उसमें उगाया जाता है, हार्ड क्रॉप के अंदर उगाया जाता है, बारिश कम चाहिए होती है इसको, ठीक है ना, और मॉडरेट का टेम्परेचर चाहिए होता है, एडिक्वेट रेनफॉल। और ज्वार, बाजरा, रागी ये सब आपके मिलेट्स के अंदर ही आते हैं। और नाइजीरिया, चाइना, नाइजर ये सब कंट्रीज़ को बहुत उगाते हैं, ठीक है। मेज़ आपका मॉडरेट टेम्परेचर रेनफॉल होता है, सनशाइन बहुत ज़्यादा चाहिए, फर्टाइल सॉइल भी होनी चाहिए। मेज़ आपका नॉर्थ अमेरिका, ब्राज़ील, चाइना, रशिया, कनाडा, इंडिया, मैक्सिको इन सब में बहुत ज़्यादा उगाया जाता है। कॉटन को बेटा टेम्परेचर भी ज़्यादा चाहिए, लाइट भी ज़्यादा, रेनफॉल लाइट चाहिए, है ना, 210 फ्रॉस्ट, 210 यानी कि 210 इसको फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए। कितने फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए बेटा, 210। आपकी कॉटन की खेती उगाते समय आपको 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए, ठीक है। टेम्परेचर आपका खूब अच्छा खासा हो, लेकिन बारिश आपकी मॉडरेट होगी तो भी चल जाएगा, ठीक है। ब्लैक सॉइल पे आपकी, एलुवियल सॉइल दोनों पे हो सकती है। चाइना, USA, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील, इजिप्ट ये सब इसके बहुत अच्छे प्रोडक्शन करने वाले कंट्रीज़ हैं। रॉ मटेरियल ग्रुप में आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ होती है, कपड़े वाली में कॉटन को यूज़ करते हैं। जूट को बेटा गोल्डन फाइबर भी कहते हैं, ये एलुवियल सॉइल में होती है, इसके लिए टेम्परेचर भी ज़्यादा चाहिए होता है, बारिश भी ज़्यादा चाहिए होती है, क्लाइमेट इसके लिए ह्यूमिड चाहिए होता है। तो जूट के लिए आपको टेम्परेचर और बारिश दोनों ही ज़्यादा चाहिए, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो और बहुत ज़्यादा बारिश हो, और क्लाइमेट भी ह्यूमिड होना चाहिए। ट्रॉपिकल एरियाज़ में इंडिया और बांग्लादेश जो है वो क्या है, जूट के लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं। क्या है, लीडिंग प्रोड्यूसर हैं आपके इंडिया और बांग्लादेश किसके, जूट के। कॉफ़ी बेटा वार्म और वेट क्लाइमेट के अंदर होती है ना, ड्रेन लोबी सॉइल के अंदर होती है, बड़े बड़े स्लोप्स वाले एरिया में होती है, पहाड़ी इलाके में होती है। ब्राज़ील सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, उसके बाद कोलंबिया और इंडिया का नाम आता है। ब्राज़ील के बाद कोलंबिया आपका इसमें आएगा, किसके अंदर, कॉफ़ी के अंदर, उसके बाद इंडिया आएगा। टी आपकी पीने वाली क्रॉप है जो प्लांटेशन के रूप में होती है। ठंडा क्लाइमेट चाहिए, हाई रेनफॉल चाहिए, पूरी साल इसको रेनफॉल चाहिए, क्योंकि इसकी पत्तियाँ जो होती हैं उनको ग्रोथ करने के लिए बारिश चाहिए होती है। और लोमी सॉइल चाहिए इसको, है ना, जेंटल स्लोप हो, लेबर जो है बहुत ज़्यादा नंबर पे चाहिए इसको पत्तियों को तोड़ने के लिए। केन्या, इंडिया, चाइना, श्रीलंका इसके बेस्ट क्वालिटी ऑफ टी को प्रोड्यूस करने में आते हैं ना, केन्या, इंडिया, चाइना और श्रीलंका। एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट है बेटा कि आप किस तरीके से एग्रीकल्चर में होने वाले प्रोडक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाते हो, है ना, उनकी डिमांड्स की, पॉपुलेशन की डिमांड को ग्रो करने के लिए। अगर आप देखोगे तो क्रॉप्ड एरिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो जो नंबर ऑफ क्रॉप्स है अब वो ज़्यादा बढ़ेंगी, तो आप कैसे बढ़ेंगी बेटा, आपको उसके लिए अपनी इरीगेशन फैसिलिटी अच्छी करनी पड़ेगी, फर्टिलाइजर यूज़ करना पड़ेगा, अच्छी क्वालिटी के सीड्स यूज़ करने पड़ेंगे, एग्रीकल्चर का मैकेनाइजेशन करना पड़ेगा, यानी कि बड़ी बड़ी मशीन्स को आपको इसके अंदर यूज़ करना पड़ेगा, जिससे कि आप सभी लोगों को खाना प्रॉपरली पहुँचा पाओ, फूड सिक्योरिटी कर पाओ।
एग्रीकल्चर का जो डेवलपमेंट है अलग अलग जगह पे बेटा, अलग अलग प्लेसेस पे, अलग अलग पार्ट में अलग अलग तरीके से हुआ है। डेवलपिंग कंट्रीज जो है इनमें पॉपुलेशन ज़्यादा होती है तो ये एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा करते हैं, और छोटी छोटी होल्डिंग, स्मॉल होल्डिंग होती है, सबके पास बहुत ज़्यादा खेत नहीं होते, छोटे छोटे खेत होते हैं। सब्सटेंसिंग फार्मिंग ज़्यादा होती है। लेकिन कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया में लोगों के पास बहुत ज़्यादा खेत होते हैं, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में खेती करते हैं, कमर्शियल फार्मिंग होती है, लार्जर होल्डिंग्स होती है उनके पास में, यूएसए, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो दो केस है, एक फार्मर इंडिया का फार्मर है और एक कहाँ का है, यूएसए का फार्मर है। इंडिया का एक फार्मर है, छोटा सा गाँव है आदिलाबाद, गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश में एक जगह है गाजीपुर, वहाँ पर आदिलाबाद एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर मुन्ना नाल एक छोटा सा फार्मर है जिसके पास 1.5 हेक्टेयर का लैंड है। उसका जो घर है वो मेन विलेज के अंदर है। वो हाई यील्डिंग वेराइटीज़ के बीज को खरीदता है और फिर जाके मार्केट में दूसरा साल बेचता है। उसकी लैंड फर्टाइल है और वो कम से कम एक साल में 2 क्रॉप उगा लेता है बेटा, जैसे वीट और राइस और पल्स उगा सकता है, या तो वीट राइस इन दोनों में से कोई एक उगाएगा और दूसरा पल्स उगा लेता है। ये फार्मर अपने फ्रेंड से एडवाइस लेता है, एल्डर से एडवाइस लेता है, गवर्नमेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर से एडवाइस लेता है फार्मिंग प्रैक्टिस के बारे में। ये ट्रैक्टर को किराए पर उधार लेता है अपने खेत को जोतने के लिए, और इसके जो कुछ फ्रेंड्स हैं वो ट्रेडिशनल मेथड भी यूज़ करते हैं, जैसे कि बुलोक्स गाड़ी जो होती है प्लॉइंग करने के लिए, और ये ट्यूबवेल लगवाता है जिससे कि इरीगेशन फैसिलिटी को करवा सके। ठीक है। मुन्ना नाल के पास 2 भैंस हैं और कुछ उसके पास हैन है यानी मुर्गियां हैं, और इसका जो भैंसों का दूध है वो कोऑपरेटिव स्टोर करता है वो, ठीक है, और शहरों में जाकर के बेच के आता है, और वो कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर भी है। उन लोगों से भी एडवाइस लेता है किस तरीके का जो फॉडर है उसे खिलाना चाहिए अपने जानवरों को, जिससे कि वो सेफ्टी रख सके और लाइव स्टॉक उसके ठीक ठाक रहें और दूध भी अच्छा खासा दें, या फिर जो भी वो प्रोडक्ट दे रहे हैं वो अच्छा दें। ठीक है। सारे जो मेंबर हैं फैमिली के वो उसको मदद करते हैं फार्मिंग एक्टिविटी करने में। ठीक है ना। वो बैंक से जाके उधार भी लेता है, एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी की भी मदद लेता है, और अच्छी क्वालिटी के बीज खरीदता है वो बैंक से पैसे लेने के बाद में, और फिर वो उन सब अपने फसल को मंडी में जाकर के बेच देता है, पास के किसी शहर में मंडी में बेच देता है। तो ज़्यादातर जो फार्मर है उनके पास स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है, तो वो फोर्स हो जाते हैं कि उन्हें अपने सामान को जल्दी से जल्दी बेचना पड़ता है, मार्केट चाहे वो फेवरेबल हो चाहे वो फेवरेबल नहीं हो। यूएसए का फार्मर बेटा, यूएसए के फार्मर के पास बहुत बड़ी ज़मीन होती है, इंडिया के फार्मर से बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। वहाँ पे फार्म का साइज़ कम से कम 250 हेक्टेयर तक का होता है। 250 हेक्टेयर में फार्मर जो होते हैं अपने फार्म हाउस के आसपास ही रहते हैं, और कॉर्न, सोयाबीन, वीट, कॉटन, शुगर बीट जैसी खेती उगाते हैं। जो होरन एक फार्मर है जो कि यूएसए के मिडवेस्ट में रहते हैं, आवा स्टेट के अंदर रहते हैं। लैंड 300 हेक्टेयर की लैंड जो है उनके पास में है, और वो कॉर्न अपने फील्ड में उगाते हैं और श्योर करते हैं कि जो सॉइल और वाटर रिसोर्सेज हैं उनसे उनकी नीड जो है पूरी हो जाए। उनकी पूरी नीड हो जाती है। एडिक्वेट मेजर्स लेते हैं बेटा वो अपनी क्रॉप को डैमेज होने से बचाने के लिए। टाइम टू टाइम जो है अपनी सॉइल को फर्टिलिटी करवाते हैं, फर्टिलिटी के लिए फर्टिलाइजर देते हैं और सॉइल की टेस्टिंग करवाते रहते हैं। न्यूट्रिएंट्स पूरे अच्छे तरीके से देते हैं। आपको फोटो में दिख रहा हो किस तरीके से वो पेस्टिसाइड को स्प्रे कर रहे हैं, अच्छे तरीके से अच्छी क्वालिटी के टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं बेटा। जो होरान जो है बेटा ये साइंटिफिक फर्टिलाइजर प्रोग्राम जो है उसका प्लान बनाता है, कंप्यूटर को यूज़ करता है, सैटेलाइट को यूज़ करता है पता करने के लिए अपनी क्रॉप के बारे में, केमिकल फर्टिलाइजर को, पेस्टिसाइड्स का यूज़ करता है, ट्रैक्टर का, सीड ड्रिल्स, ड्राइवर सब कुछ उसके पास खुद का है, हार्वेस्टर, थ्रेशर वगैरह सबका कुछ खुद का है, उसको यूज़ करता है। ग्रेन्स स्टोर करता है, ऑटोमेटिक ग्रेन स्टोरेज, और क्या करता है मार्केट एजेंसी में जाकर के उसको बेच देता है। तो ये फार्मर जो है यूएसए के बिजनेसमैन की तरह काम करते हैं, पीजेंट फार्मर की तरह बेटा काम नहीं करते हैं। ठीक है। तो ये चैप्टर आपका क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। ओके।